तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो उठ जाओ मेरे शेरों, सुबह हो गई, फिर से अपने दिन की अच्छे से स्टार्ट करो और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड कर चलो। ये जो वीडियो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। स्टार्टिंग में एक क्विज होगा, फिर वीडियो में आगे चलकर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे एक तरीके से वार्म अप क्विज आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों का जो नहीं आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद में फिर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप क्विज के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप लोगों को इसका मैं आंसर बताता हूँ एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में बात की जा रही है। तो ये दिसंबर 14 में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 1991 से। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देकर चलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी IEPFA, ये साइन किया गया एक MOU विद किसके साथ में। ये यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बात करती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी। ये अंडर प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ किसके सेक्शन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर जो कोल एलोकेशन यहाँ पर किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट, ये गोवा में हुई। तो इसकी थीम क्या थी, तो थीम यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली कि क्या थी, आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर समिट के अंदर में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैंने बता भी रखी है कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज के आगे आप लोग कंप्लीट करना है। सेंटर ऑफ, यहाँ पर बात की जा रही है सेंटर ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, ये ऑटोनोमस एक ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु और जो छोटे उद्योग होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। लॉन्च किया गया एक पोर्टल, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि एनकरेज करेगा वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, यानी कि बिजनेसमैन बनने के लिए उनको एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेटमेंट की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, देखते हैं यहां पर क्या क्या आंसर है इसका। इससे आप लोग अपने आप का एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आप लोगों को याद है चीजें या फिर आप लोग भूल रहे हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये 14 दिसंबर को देखने को मिलता है, 1991 से स्टार्ट किया गया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जिसको BEE आप लोग बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी जो है यहाँ पर, उसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये सेक्शन 125 कंपनी एक्ट के तहत यहाँ पर बातें की जा रही हैं, जो कि स्टेब्लिश किया जा रहा है इनके द्वारा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल यहाँ पर एलोकेशन करती है कोयले से रिलेटेड। स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट जो गोवा में भी देखने को मिली। तो इंडिया अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन टुमारो टुगेदर, यानी कि आने वाले टाइम के लिए टुगेदर मिलकर टुमारो के लिए इनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अच्छी थीम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ऑटोनोमस बॉडी है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसके द्वारा यहाँ पर उद्यम शक्ति यहाँ पर लॉन्च किया गया वुमेन को एनकरेज करने के लिए, ताकि जो वुमेन है वो भी एंटरप्रेन्योर बन सके, बिजनेसमैन बन सके। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन देखते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं एक एक कर। इस क्वेश्चन में बात यहां पर की जा रही है एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है अरुणधति स्वर्ण स्कीम। तो ये स्कीम है, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट है ये आप लोग को बताना है। तो एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले बोला गया कि स्कीम का एम है स्ट्रेंथन करने के लिए, वुमेन इंपावर करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए चाइल्ड मैरिज। दूसरा बोला गया स्कीम जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैश प्राइज दिया जाएगा अगर कोई लेट मैरिज करता है, यानी कि शादी अगर लेट करता है तो। तीसरा बोला गया कि ये जो स्कीम है तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से A B C या फिर D। आंसर जो है यहाँ पर यह आंसर इसका डी सही, यानी कि इनकरेक्ट है 2 और 3 स्टेटमेंट। तो कैसे इनकरेक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है ये जो स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है अरुणधति, ये यहाँ पर स्वर्ण स्कीम। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया सोना, तो इससे यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर ये बेसिकली रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जा सके और वुमेन को इंपावर किया जा सके। तो इसके चलते कोई कैश प्राइज नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। ये 1 तोला सोना, 1 तोला लगभग कितना होता है 10 ग्राम सोना यहाँ पर दिया जाएगा अगर जो लड़की की शादी है वो उस एज में की जाती है जब वो शादी करने के योग्य होती है, यानी कि 18 साल या फिर उसके बाद में शादी की जाती है। तो 1 तोला सोना यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कोई कैश प्राइज यहाँ पर नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई है, नहीं, ये यहाँ पर आसाम के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी।
इसके बारे में अगर कुछ और बात हम लोग करें तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में आप लोग बोलिएगा कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम ये है, वो चाइल्ड मैरिज को रोकती है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करती है। और इसी के साथ में देखिए होता क्या है, बेसिकली अगर बचपन में ही शादी कर दी जाती है तो फिर जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद में जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी हष्टपुष्ट नहीं होता है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ के लिए ये काफी नुकसानदेह है। और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, अरुणधति स्वर्ण स्कीम जो है कौन से राज्य के द्वारा ये लॉन्च की गई है, नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसमें आसाम। अरुणधति स्कीम के अंदर जो सोना दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये दिया जाएगा यहाँ पर 10 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 तोला। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर देखिए एक माइन के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है पगुना खदान, ठीक है, या पगुना माइन आप लोग इसको बोल सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन कट कॉपर माइन है यहाँ पर, यानी कि कॉपर की माइन है यहाँ पर, ये किस में लोकेटेड है, किस पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम है पगुना, ठीक है। तो ये बोला गया चिली के अंदर, दूसरा बोला गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पपुआ न्यू गिनी फोर बोल सकते हैं या फिर, और चौथा बोला गया चाइना। तो कहां पर ये लोकेटेड है, ए बी सी एफ डी। जो लोकेटेड है यहाँ पर ये है सी, यानी कि पपुआ न्यू गिनिया के अंदर। रीजन क्या है यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को मैप में लेकर चलता हूं, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है, ये माइन के बारे में। ये जो माइन है यहाँ पर ये है बोगनवेल। ये बोगनवेल एक पर्टिकुलर एरिया है पपुआ न्यू गिनिया के अंदर। ये अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना चाह रहा है पपुआ न्यू गिनिया से। रीजन क्या है, रीजन आप लोग बोल सकते हैं कि वही कि यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है, पैजे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता डेवलपमेंट, और इसके चलते आइलैंड अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होता है, आप लोग इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिए अपनी कंट्री कंपेयर में, कि हमारी कंट्री कंपेयर में ये लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, तभी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये अपनी कंट्री देखिए, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, तो इसके पास में है। तो ये जो है अगर यहाँ पर ये कंट्री बन जाता है तो वर्ल्ड में 194th कंट्री यहाँ पर हो जाएगा। और ये इसी के अंदर, ये जो बात की जा रही है कॉपर माइन के बारे में, तो इसी के अंदर है यहाँ पर बोगनवेल के अंदर में। तो फिर ये पपुआ न्यू गिनिया से अलग निकल जाएगी। तो फिर आप लोग बोलिए कि ये यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये नई कंट्री जो बनने वाली है 194, तो यहाँ पर है बोगनवेल। तो वहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगी नई माइन। तो आंसर इसका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है, ये है लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, यानी कि एक तरीके से जो ब्रिज है यहाँ पर ये जो बनाए जाते हैं खासकर पेड़ पौधों की हेल्प से, ये इस ब्रिज के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है ये इंडियन स्टेट मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो ये रूट यूज करते हैं, ये रबर ट्री जो होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर इस तरीके के ब्रिज बनाते हैं, यानी कि जो रबर के ट्री होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर ऐसे ब्रिज बनाते हैं। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया वरोली, बी बोला गया टोनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबोव, यानी कि नाइदर 1 nor 2। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने का, क्योंकि ये जो इस तरीके जो ब्रिज पाए जाते हैं ये मेघालय के अंदर पाए जाते हैं, मेघालय के अंदर जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो ब्रिज होते हैं ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं एज ए, जैसे कि रास्ता कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। प्राइमरली अगर आप लोग देखेंगे जो रिवर हैं उनके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके से वर्ल्ड फेमस है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है इस तरीके से, और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पास्ट में इससे रिलेटेड पूछा भी गया है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी इनको माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य है मेघालय, उसके अंदर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मेघालय को ओनली आसाम टच करता है हमारी कंट्री का, और बाहर इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश, तो इनके बीच में ये सैंडविच है जहां पर ये ऐसे ब्रिज पाए जाते हैं। तो मिजोरम नहीं है, मेघालय है। आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, और रबर ट्री से यहाँ पर ये बनते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको बुलाते हैं CRIF। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये जो फंड है एडमिनिस्टर कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है अंडर डोमेन किसके रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। दूसरा बोला गया मेन पर्पज है इसका यहाँ पर एक तरीके से यूज करना कि रोड जो सेस वगैरह होता है, ठीक है, वो इसी फंड के अंदर आते हैं यहाँ पर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जैसे वाटरवेज, रेलवेज या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए जैसे कोई हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनाना है वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया 2 only, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहाँ पर ये है इसका बी, ये इनके सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो फंड आता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी के अंडर में है। तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि पर्टिकुलर ये काम करता है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, लोकसभा में जो हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो इसके चलते न्यूज में था। आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि स्कीम के बारे में। जो स्कीम है डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो बात की जा रही है यहाँ पर समर्थ स्कीम फॉर कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? तो पहला बोला गया कि स्कीम का एम है प्रोवाइड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट सेक्टर, ठीक है। दूसरा बोला गया है ये जो स्कीम है समर्थ स्कीम जो यहाँ पर ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में काम करती है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर ये आर्ट के अंदर में, ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर में ऐसा नहीं कि स्किल प्रोवाइड कराएगी। जो इसका एम है वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में। जो यहाँ पर बात की जा रही है तो पर्टिकुलर जो मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में ही यहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली यहाँ पर गलत है। होता क्या है देखिए, पर्टिकुलर अगर स्किल डेवलपमेंट का हम लोग एक तरीके से कोर्स चलाते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो फिर इंसान थोड़ा सा और काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सुई धागा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो सुई धागा मूवी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमारी कंट्री में टैलेंट छुपा पड़ा है पर लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ आगे करके निकल जाए। आंसर भी हो गया। आगे चलता हूं। क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? पहला बोला गया WEF के द्वारा, दूसरा बोला गया यूनेस्को के द्वारा, तीसरा बोला गया इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, चौथा बोला गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। सही आंसर यहां पर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये यहाँ पर एक तरीके से ये बताता है कि एक तरीके से बताया टेररिज्म की वजह से कितने लोगों की ग्लोबल लेवल पर डेथ हुई है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार करता है, जिसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन है ये सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो कि यहाँ पर ये रैंकिंग तैयार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी टेररिज्म की वजह से जो डेथ हो रही है उनकी संख्या कम हुई है पहले के कंपेयर में। अगर बात करें जो 2014 में इस्लामिक स्टेट के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर ऐसी हरकतें की जाती थी, बहुत लोग ही जान जाती थी, पर लेकिन अब यहाँ पर इसकी वजह से कमी आई है थोड़ा सा, जिस तरीके से सिचुएशन ISI की जो कंट्रोल की गई है। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है K2 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के बारे में। ये फैसिलिटेट करता है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल, जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यानी कि जो स्कूल है उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री में जो स्कूल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ताकि डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा सके, अभी लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया K12, ठीक है ना, K2 नहीं K12। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, IBM या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्कूल, यानी कि जो इंडियन स्कूल है उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, फैसिलिटी सारी डिजिटली प्रोवाइड कराई जाएगी, इफिशिएंट टूल यहाँ पर यूज किए जाएंगे ताकि जो स्कूल है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट किया जा सके। और इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। जो एकेडमिशियन है, एक्सपर्ट हैं और पॉलिसी मेकर हैं, वो सब मिलकर साथ में आएंगे कि एजुकेशन को कैसे डिजिटल फॉर्म में और लार्ज स्केल पर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट के बारे में। तो यहां पर यह बात की जा रही है एक तरीके से शांत शीतोष्ण पश्चिमी मार्जिन जलवायु के बारे में। तो इस तरीके का जो टेम्परेचर, इस तरीके का जो एरिया है वो कहां पर, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहले बोला गया है कि एडुकेट रेनफॉल देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है। प्रेजेंस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट सीजन, अलग अलग यहाँ पर 4 तरीके के सीजन आप लोगों को, यानी कि ऋतुएं आप लोगों को नजर आती है। मिड विंटर, यहाँ पर एक तरीके से माइल्ड विंटर यानी कि हल्की सर्दी, और यहाँ पर कूल समर, ठंडी गर्मी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी में भी आप लोगों को ठंडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है ये है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट
के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ब्रिटेन में आप लोग बेसिकली ऐसा टेम्परेचर बोल सकते हैं जहां पर इस तरीके का एक अच्छा सुहावना मौसम आप लोग को नजर आ जाता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। ये क्वेश्चन हालांकि मैं आप लोगों से पहले पूछ चुका हूं, ये आप लोगों का फिर से यहां पर रिवीजन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। लोकल टाइम अगर किसी भी प्लेस का आप लोगों को जानना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या कर उसके लिए आप लोग किसको देखना होगा। पहले बोला गया कि ओवरहेड सन एट नून, यानी कि जो जो यहां पर सूरज है वो जब सर पे आ जाता है गर्मी के टाइम पर। यहां पर बात की जा रही है इंटरसेक्शन ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि अक्षांश आप लोगों के देशांतर एक दूसरे को यहां पर जब प्रतिच्छेदन करते हैं उसको आप लोगों को देखना होगा। लेंथ ऑफ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर की डिग्री की लंबाई क्या है। पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, ये आप लोग को बताएगा। ध्रुव तारे की जो स्थिति है वो आप लोग को बताएगा। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर देखिएगा। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है ए। आप लोगों ने सुना होगा, अब बचपन में भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग धूप में चलते हैं तो जब सर पे आ जाता है सूरज तो बोलते हैं कि सर पे सूरज आ गया है, कि अब 12 बज गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली जी, जब हमारी जो परछाई है वो सबसे मिनिमम देखने को मिलेगी तो ये यहाँ पर उस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। तो जब सन जो होता है उसको एक तरीके से चलता है तो उसके बेस पर हम लोग लोकल टाइम काउंट करते हैं कि उस एरिया में लोकल टाइम क्या होगा। नेक्स्ट जो बात की जाती है, अगर बात करूं पोल स्टार के बारे में जिसको आप लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, तो ये डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि इसको देखकर आप लोगों को डायरेक्शन का पता चलता है और इसको देखकर हम लोग को टाइम का पता चलता है। तो दोनों के अंदर आप लोग कंफ्यूजन में भी डाला जा सकता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में इसके रिलेटेड नहीं आना है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हैं। ये बात की जा रही है कि डेवलप करती है, मेंटेन करती है रोड जो यहाँ पर एरिया खासकर फ्रेंडली नेबर कंट्री और बॉर्डर एरिया में। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों जगह काम करती है, एक तो बॉर्डर एरिया में हमारी कंट्री के जो बॉर्डर एरिया है जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, तो इसके साथ में यहाँ पर ये इसके पड़ोसी देश में भी काम करती है और बॉर्डर एरिया में भी यहाँ पर काम करती है। तो एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और आप लोगों ने कई बार भी सुना होगा, जब कहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जरूरत पड़ती है कि जल्दी जल्दी से कोई काम करना है तो वहां पर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को याद किया जाता है कि ये यहाँ पर काम करेगी, बोलते नहीं आर्मी आ गई अब काम अच्छे से हो जाएगा। तो आंसर इसका यहाँ पर सी हो गया।